फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एने फ्रैंक की डायरी से, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है एने फ्रैंक की डायरी से। एने फ्रैंक इसका जो है मेन कैरेक्टर है। बिफोर यू रीड, एनेलिस मैरी एने फ्रैंक 12 June 1929, February March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एनेलिस मैरी इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में एने फ्रैंक बोलते हैं। इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और मृत्यु शायद फरवरी या मार्च में से किसी एक महीने में हुई थी और मृत्यु इनकी हुई थी 1945 में। ये एक जर्मन गर्ल थी, ये जर्मन में रहने वाली थी और ये एक जैविश, जिसे यहूदी बोलते हैं, जैविश गर्ल थी। और ये जो डायरी है उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ एम्स्टर्डम में तब छुपी हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो नीदरलैंड जो चल रहा था और नीदरलैंड का जो जर्मन एरिया था उस पर कब्जा किया जा रहा था। ये तब की डायरी है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उनका परिवार एम्स्टर्डम में चला गया था जब नाजी ने जर्मन पे अपना कब्जा हासिल कर लिया था, जर्मनी पे अपना कब्जा हासिल कर लिया। उसके बाद में उनका जो परिवार था एम्स्टर्डम चला गया, लेकिन बाद में वो वहाँ पकड़े गए क्योंकि जो नाजी लोग थे उनका जो कहर था वो इतना फैल गया कि नीदरलैंड तक पहुंच गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जैविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अब जैसा कि परसिक्यूशन का मीनिंग यहाँ पे बनेगा कि जो जैविश लोगों के खिलाफ, जैसे ये जैविश थी तो जैविश लोगों के खिलाफ ये चल रहा था, जितने भी जैविश लोग थे उन्हें ये नाजी मार रहे थे। तो जैसे कि ये परसिक्यूशन चल रहा था जैविश लोगों के खिलाफ, जैविश पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए वो बढ़ता चला गया। तो उनका जो परिवार था वो 1942 में उनके पिताजी, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, के एक ऑफिस में जो एक रूम था, हिडन रूम जिसे कहते हैं छुपा हुआ कमरा, वहाँ पर जाकर ये लोग छुप गए। याद रखिएगा 1942 ये डेट है, हिडन रूम, ठीक है। आफ्टर 2 years in hiding, the group was battered and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. जो ये जब छुपे हुए थे जब ये लोग, तो उसके 2 साल बाद ही इन लोगों को पकड़ लिया गया था और इन लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी कैदियों को जमा कर दिया जाए, छोटी सी जगह, तो कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और वहाँ पर एने की मृत्यु हो गई। अपनी बहन, ये जो बर्गन-बेल्सन है ये उस जगह का नाम है, कंसंट्रेशन जगह का, ठीक है। तो बर्गन-बेल्सन में भेजा गया था, उस कैंप का नाम है ये। और टाइफस की वजह से एने की ये एक बीमारी है जिसकी वजह से एने इन्फेक्शन वाली बीमारी है, जिसकी वजह से एने की मृत्यु हो गई। और एने की मृत्यु भी जो थी वो अपनी उसकी बहन की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी और उसकी बहन का नाम था मार्गॉट फ्रैंक। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that
हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उनके जो पिता थे जो कि अकेले बचे थे उनके परिवार में, ऑटो, वो वापस आए एम्स्टर्डम जब ये बार ख़त्म हो गया, जब ये युद्ध ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की डायरी जो थी वो बची हुई है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब उन्होंने ये मान लिया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है उस टाइम का जब नाजी लोगों का जैबिस लोगों पे कब्जा था। तो इस डायरी को उन्होंने पब्लिश करवाने की कोशिश की और उन्होंने इसको एक नाम दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इस नाम से ये डायरी पब्लिश हुई। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक for her 13th birthday and chronicle the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। ये जो डायरी थी वो एने फ्रैंक को उनके 13वें बर्थडे पर मिली थी और इसमें जो घटनाएं जुड़ी दी गई हैं वो 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाएं दी गई हैं जो उन्हें लगा कि इन्हें लिखना ज़रूरी है, वो सारी घटनाएं इसमें लिखी हुई हैं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक। ये जो है अपनी वास्तविक भाषा थी डच, उससे कई भाषाओं में जो थी बदली गई और इसका प्रिंट हुआ और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी बने हैं, थिएटर प्रोग्राम भी बने हैं और ये एक ओपेरा भी बना है इसके ऊपर, इसी डायरी के ऊपर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इसमें बताया गया है जैसे कि किसी मैच्योर ने, किसी समझदार ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत दिमागदार हो ये डायरी लिखी हो और इसमें सारी बातें बताई गई हैं जो डेली लाइफ में हो रही थी जब अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन था, जब नाजी का कब्जा था उस टाइम लोग कैसे ज़िंदगी बिता रहे थे, वो सारा इसमें बताया गया। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एने फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली और होलोकॉस्ट विक्टिम्स यानी कि जो पीड़ित रही हों, पीड़ित व्यक्तियों में से एक थी। अब ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसमें जहाँ जहाँ आई है वो एने फ्रैंक के लिए है, ठीक है। तो एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है, क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। एने फ्रैंक कहती हैं कि मेरी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक अजीब ही एक्सपीरियंस होता है। Not only because I have never written anything before but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर,
वैसे इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लिखना फील हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे ये ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही है, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए इसको लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं जो हूँ इसमें वो सारी बातें लिखूँगी जो मैं दूसरों से नहीं कर सकती। परहैप्स पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कहा जाता है कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. ये विचार मेरे दिमाग में उन दिनों आया जब मैं बैठी हुई थी अकेली डिप्रेशन में और अपने घर में बैठी हुई थी, बिल्कुल बोर हो रही थी, अपनी चिन को अपने हाथ पे रखे हुए बड़ी बेताब थी और बड़ी बेचैन थी और मैं सोच रही थी मैं घर में रुकूं या बाहर जाऊं। उस समय मैंने ये डायरी लिखी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। मैं वहीं रुकी हुई थी जहां पर मैं बैठी हुई थी। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। वास्तव में ये बात सच है कि पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और मैं बिल्कुल ये योजना नहीं बना रही हूँ कि इस डायरी को कोई भी, इस स्टेप बैक का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसका कवर बहुत हार्ड हो, तो इस नोटबुक को कोई पढ़े, क्योंकि ये जिसे आगे चल के कोई डायरी का नाम दे दे शायद, तो मैं नहीं चाहती इसको कोई पढ़े। और मैं इसे तब तक लिखूँगी जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ विट ऑफ डिफरेंस। और शायद इसी वजह से मैं ये सब करने पे मजबूर हूँ या मैं लिखना चाहती हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि मैं क्यों डायरी लिख रही हूँ, और उसका कारण है कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं आपको एक बात और साफ साफ बता दूं कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की बड़ी बहन है और 30 ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पास ना हो सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। अगर मुझे कुछ भी दिमाग में आता है तो सिर्फ यही कि अगर दोस्तों के साथ हो तो एक अच्छा समय बीतता है। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकती सिवाय जो नॉर्मल बातें होती हैं हर दिन की, बस वही इसमें लिखूंगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग जब साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी के एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ही मेरी प्रॉब्लम है
कि मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे को अपनी प्राइवेट बातें नहीं बता पा रहे हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और किसी भी स्थिति में कुछ भी परिस्थितियां हों, कैसी भी चीज़ें हों, दुर्भाग्यवश वो इस बात को बदल नहीं सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं डायरी लिख रही हूँ। मतलब कहने का ये है कि सबको ही होते हुए वो इतनी अकेली है कि वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकते। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। और इस जो बहुत समय से मैं जिस दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ, वो मेरी कल्पना है, उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मैं इसमें और लोगों की तरह कुछ स्पेशल नहीं लिखने वाली हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ और इस डायरी को मैं नाम दे रही हूँ किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. मैं जानती हूँ कि कोई भी मेरी डायरी में लिखी हुई कहानी को नहीं पढ़ पाएगा, किटी में लिखी हुई कहानी को नहीं समझ पाएगा, जब तक कि मैं अपना एक छोटा सा अपनी लाइफ का स्केच ना दे दूँ, और जिसको मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता अपने बारे में ज़्यादा बताना, लेकिन मैं एक छोटा सा स्केच ज़रूर लिखूँगी इसमें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता जो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 साल के और मेरी माँ 25 साल की नहीं हुई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट, जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था 1926 को। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और मैं अपनी सिस्टर के 3 साल बाद पैदा हुई 12 जून को 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आर्चन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ ही सितंबर में हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को हमारी दादी माँ के पास आर्चन रहने के लिए भेज दिया गया। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मेरी बहन जो थी मार्गोट, वो हॉलैंड दिसंबर में गई थी और मैं फरवरी में गई थी जब मेरी बहन का बर्थडे था, उसके प्रेजेंट के रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने यहाँ पर मॉन्टेसरी कहते हैं छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं उन्हें, उसमें पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैं वहाँ जब तक 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और वहाँ मैं फर्स्ट क्लास में आ गई थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपेरस द हेड मिस्ट्रेस। मेरे 6ठी फॉर्म, जब मैं 6ठे में आई तो मेरी जो टीचर थी उस समय कौन थी? मिसेस कूपेरस।
वो कौन थी? हेड मिस्ट्रेस यानी कि मुख्य अध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मेरी वहाँ से विदाई हुई तो मैं और मेरी मिसेस दोनों जो थी वो आंसुओं से भर आए थे, या दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, दोनों दुखी थे एक दूसरे को छोड़ने पर। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 की गर्मियों में मेरी दादी माँ बीमार हो गई और हमें उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिस वजह से मेरा बर्थडे छोटे से सेलिब्रेशन से निपट गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। मेरी दादी माँ 1942 में जनवरी में एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता था कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। ये जो 1942 का मेरा बर्थडे था, ये मेरे बाकी के जो बर्थडे गए थे उनको बैलेंस करने के लिए था, और साथ ही साथ दादी माँ की याद में जो था कैंडल जलाने का भी था। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। हम चारों लोग बहुत अच्छे थे, और ये हम जो अच्छे रहे थे वो 20 जून 1942 तक रहे थे, और ये सारा डेडिकेशन मैं अपनी डायरी में बता रही हूँ। ये जो हमने अभी तक पढ़ा ये ब्रीफ स्केच था डायरी के बारे में। अब यहाँ से डायरी स्टार्ट होती कि डायरी में ये क्या लिख रही है। चलिए पढ़ते हैं। डायरी में डेट पड़ी हुई है सैटरडे 20 जून 1942। ये देखिए अभी ये जो डेट थी 20 जून 1942, यहाँ तक इनका जीवन बहुत अच्छा चला था, तो ये पहले इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से ये डायरी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब ये अपने जीवन को जो अच्छा था उसके बारे में बताएंगी, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे। वो जो था वो डायरी एंट्री नहीं थी, वो सिर्फ एक ब्रीफ स्केच था। ये है डायरी एंट्री। डियरेस्ट किटी, जैसा कि लोग लिखते हैं डियर, इन्होंने डियरेस्ट किटी लिखा है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा पूरा क्लास जो था वो चिंता में बैठकर अपने पैर हिला रहा था, जूतों की ओर देख रहा था। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और उसका कारण बस इतना था क्योंकि अगली मीटिंग में टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रुका रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स। आधे से ज़्यादा जो क्लास था वो शर्त लगा रहा था। GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, CN एंड जैक्स, हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैग। मैं और मेरी दोस्त GN दोनों हंस रहे हैं इस बात पर क्योंकि दो लड़के जो हमारे पीछे बैठे हैं CN और जैक्स, वो अपनी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग्स थी उन्होंने अपनी वैट लगाने पे, शर्त लगाने पे खर्च कर दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स योर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट, यस यू आर, आई एम नॉट। सुबह से लेके रात तक बस लोग अपने आपस में यही बात कर रहे थे, तुम पास होने वाले हो, तो वो कह रहा था मैं नहीं पास होने वाला। वो कह नहीं तुम पास हो जाओगे, तो वो कह रहा नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि GS की रिक्वेस्ट और मेरा गुस्सा भी उन लोगों को शांत नहीं कर पा रहा था। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable teacher on earth। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे क्लास में बहुत सारे बेवकूफ़ हैं और लगभग 1/4 यानी कि 1/4 जिसे हम क्वार्टर कहते हैं,
जो क्लास का हिस्सा है उसे पीछे ही रखा जाए, यानी कि अगर 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को क्लास में ही रखा जाए जो इसी क्लास में जिसमें हों। लेकिन वो कहते हैं ना, टीचर का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी जो मेरी दोस्त सहेलियाँ थी उनके लिए और ख़ुद के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं थी। वील मेक इट, हम निकल ही जाएंगे, हम पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एक ही सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं जो थी श्योर नहीं थी और वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। जो भी हो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है इंतज़ार। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे से बस यही कह सकते हैं कि हिम्मत ना हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरे सभी टीचर्स से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 women। मेरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। मिस्टर कीजिंग जो कि पुराने ख्यालात के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो मुझसे हमेशा चिढ़े रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे कई चेतावनियाँ दी कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब मैं नहीं चुपी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स। एक निबंध चैटर बॉक्स पे, यानी एक बातूनी व्यक्ति के ऊपर निबंध। आ चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आ चैटर बॉक्स, मैंने सोचा चैटर बॉक्स इसके बारे में तुम क्या ही लिख सकते हो। आइड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइड। मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपने नोटबुक में टाइटल को नोट किया। टक्ड इट इन माई बैग। मैंने उसे अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और शांत होने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उस शाम जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया था, नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी नज़र उस नोट पे पड़ी जो मिस्टर कीजिंग ने एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में मुझे दिया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को, यानी कि ये कैप को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जगह छोड़ छोड़ के दूर दूर लिख के पेज भर सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि कैसे सामने वाले को ये मनवाएं कि बात करना भी ज़रूरी है। I thought and suddenly I had an idea। मैं सोचती रही और मेरे दिमाग में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied। मैंने 3 पेजेस लिखे और मिस्टर कीजिंग जो थे उन्होंने वो मुझे असाइन कर दिए और वो मुझसे जो उन्होंने मुझे असाइन किए वो उसके ऊपर मैंने 3 पेजेस लिखे और वो शांत हो गए। I argued that talking is students' trait and that I would do my best to keep it under control। मैंने इस बात पे बहस भी की, उसमें लिखा था कि बात करना स्टूडेंट का धर्म है और मैं कम बात करूं, इस बात पे अपने ऊपर कंट्रोल करूंगी। But that I would never be able to cure myself of habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। लेकिन मैं बिल्कुल तो ये आदत ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ये आदत मुझे मेरी माँ से आई है जो कि खुद बहुत बात करती हैं और कोई भी व्यक्ति किसी के पैतृक गुण को नहीं ख़त्म कर सकता। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे
थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। मिस्टर कीजिंग ने ये जब पढ़ा मेरा आर्ग्यूमेंट तो वो बहुत ज़ोर से हंसे, लेकिन जब मैंने फिर से बात करना कंटिन्यू करा तो उन्होंने मुझे अगले सबक के लिए एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो टॉपिक था वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसे नहीं सुधारा जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उसे भी पूरा करके मिस्टर कीजिंग को दे दिया और अगले 2 सबक तक मिस्टर कीजिंग ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन हीड फाइनली हैड इनफ। और तीसरे लेसन पे तो उन्होंने हद ही कर दी। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने कहा एन फ्रैंक सज़ा के तौर पे तुम्हें क्लास में बात करने की सज़ा के तौर पे तुम्हें एक नया ऐसे लिख के लाना है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। यानी कि जो चैटरबॉक्स बातूनी चैटरबॉक्स है, उन्होंने कहा क्वैक 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 जो हर वक्त बोलती रहती हैं। द क्लास रोवर्ड, पूरा क्लास हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आइड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी इस तरीके के निबंधों को लिखते लिखते, वास्तविकता को बताते बताते। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ ओरिजिनल करने का टाइम था। माई फ्रेंड सैनी who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। मेरी दोस्त सैने जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, उसने मुझसे कहा कि मैं निबंध को शुरू से ही वर्स में यानी कि राइमिंग में लिखूं और एंड तक राइमिंग में लिखूं, और ये बात सुनकर मैं खुशी से कूद झूम गई। Mr. Keijing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him। मिस्टर कीजिंग ने कोशिश की ये सब करके मेरा मजाक उड़ाने की, लेकिन मैंने भी उन्हीं के पैंतरे को उन पर आजमाकर उनका मजाक बना दिया। I finished my poem and it was beautiful। मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया और बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ये एक कविता थी एक मदर डक और फादर स्वान की, जिनके 3 बेबीज़ थे और उन्होंने अपने बच्चों को मार मार के पीट के मार दिया, क्योंकि जो फादर थे उन्हें बात करना पसंद नहीं था और वो बच्चे थे बहुत बात करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और सौभाग्यवश इस जोक को मिस्टर कीजिंग ने सही तरीके से ले लिया। ही रेड द कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। इस पोएम को उन्होंने क्लास में पढ़ा और अपने कमेंट्स जोड़कर और भी कई क्लासेस में पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से मुझे क्लास में बात करना भी अलाउ हो गया और एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया जा रहा था। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और तब से मिस्टर कीजिंग खुद ही जोक करने लगे।